हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एमआईटी इंटीग्रेशन बी के ईयर 2012 से लेकर 2014 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रेशन बी के क्वालिफाइंग राउंड्स के ईयर 2015 के क्वेश्चंस। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के सोल्यूशन नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप प्रीवियस ईयर के हम वहाँ पे आप जो सोल्यूशन है क्वेश्चंस के वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैंने सॉल्व करवाए हैं। लगभग 200 प्लस इंटीग्रेशन है वो, तो वहाँ पर भी जाके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उनकी जो एक PDF है वो मिल जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इस PDF को भी आप टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपके पास सामने आ रहा है मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और मैं जिस सोल्यूशन करवाऊँ उससे पहले आप इस क्वेश्चन को, जैसे जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे 20 क्वेश्चन है हमारे पास इस वाले वीडियो के अंदर, 20 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। तो उन क्वेश्चन को आप एक बार पहले खुद ट्राई करें और फिर जो मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ वो देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमें इंटीग्रेशन करना है cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें पता है एक आइडेंटिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इस पूरे का हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है dx। अब यहाँ पर अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, वो होती है कितनी, उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी और a माइनस बी होती है। तो सिमिलरली ये आइडेंटिटी जब आप यहाँ लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर एज इट इज़ dx। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो होती है 1 और ये हमारे पास होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, cos 2x ही बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रही थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या इंटीग्रेट करना है, एक फंक्शन गिवन है x डिवाइडेड बाय रूट में 2 प्लस 4x। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो थोड़ा सा इसके अंदर पहले ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ x dx और रूट में 4x प्लस 2। तो बेसिकली मैंने करा कुछ नहीं है, ये जो 2 प्लस 4x है ना, मतलब 2 प्लस 4x को मैंने क्या लिख दिया, 4x प्लस 2। यहाँ पर देखो आप, अब एक चीज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, लेट रूट ऑफ 4x प्लस 2, मतलब जो डिनोमिनेटर में जो रूट लिखा हुआ है उसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ से 4x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से 4dx हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 4dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt, या फिर आप कह सकते हैं dx की वैल्यू हो जाएगी t dt डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके अलावा हमारे पास ये, इसे फर्स्ट ना ले बोल के हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन से अगर आप वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2 बाय 4। ये हमारे पास एक और वैल्यू हो जाएगी, तो इसे मान लेते हैं सेकंड और इसे बोल देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। तो इन तीनों इक्वेशन को अब क्या करेंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन है x dx अपॉन रूट में 4x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। सबसे पहले देखो यहाँ पर x आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ये रही सेकंड इक्वेशन में, टी स्क्वायर माइनस 2/4। तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2/4। और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, dx।
तो डी एक्स की वैल्यू ये रही है हमारे पास, ये क्या है टी डी टी बाई टू, तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे हम टी डी टी बाई टू, और डिवाइडेड बाय रूट में ये जो वैल्यू आ रही है 4x+2, तो ये तो किसके बराबर है, इसी के बराबर है, टी के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस टी से तो ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 1/8 इंटीग्रेशन t² - 2 dt, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखो dt भी कैंसिल कर दिया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 8, और बचेगा क्या, ये वाला टर्म। तो सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, 1/8 को एज इट इज़ रखेंगे, t³ - 2t, और प्लस के अंदर एक c लगा देंगे हम यहाँ पर। अब बस इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो t है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल इंटीग्रेशन जो था ना, इसमें कहीं पे भी t नहीं आ रहा, t की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये t की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। और पुट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ और t कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैंने t कॉमन लिया तो ये हो गया t/24, एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे बचेगा t² - 6। मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया, आप इसे पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। अब t की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 4x+2/24, और t² कितना हो जाएगा 4x+2 - 6, और प्लस में c। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे, इस टर्म में से अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे तो वो रूट 4 तो 2 बन जाएगा, तो बाहर तो आ जाएगा, रूट में 4 कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा x+1/4, x+1/2 रूट में, और यहाँ पर हो जाएगा 12, सॉरी 24 ही रहेगा, यहाँ पर मैंने सही लिखा था, यहाँ पर 12 ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4x - 4 और प्लस में c। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3, तो आंसर हो जाएगा 1/3, यहाँ बचेगा x - 1, और फिर रूट वाला जो टर्म है ना ये यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी x+1/2। तो ये जो रूट वाला टर्म है ना, ये क्या है हमारे पास आ रहा है, पूरा ये पूरा सिंगल टर्म है जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है, और प्लस में c। तो ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। तो 2 क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व करे हैं, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थोड़ा सा इसे मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है, पर ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है इंटीग्रेशन की, और हमारे पास यहाँ पर √x आ रहा है, cos ऑफ √x डिवाइडेड बाय √x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो √x है ना, उसे हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 √x ऑफ dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं dx/√x, ये हो जाएगा 2 dt के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और आ गई, अब यहाँ पर जो t की लिमिट्स हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स, वो भी लिखनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू देखो, लोअर लिमिट 0 है, वो यहाँ पे पुट करो, तो रूट में 0 हमारे पास क्या होता है, 0 के बराबर ही होता है, तो t की लोअर लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0। और अपर लिमिट निकालने के लिए क्या है, देखो अपर लिमिट x की 8 है, तो 8 को यहाँ पे पुट करो, तो √8 हमारे पास कितना होता है, 2√2 के बराबर होता है। तो अपर लिमिट इसकी हो जाएगी 2√2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिमिट्स को चेंज कर देंगे। अब जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से 2√2 हो जाएगा, और जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा cos ऑफ t। यहाँ पर देखो √x तो हमारे पास किसके बराबर हो गया, t के बराबर हो गया, और ये जो dx/√x है ये किसके बराबर है हमारे पास, 2 dt के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 dt। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, बस इसे इंटीग्रेट करना है, तो 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बचेगा cos t dt, और इसकी
लिमिट से 0 से 2√2, तो ये हो जाएगा 2। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी, और इसकी लिमिट है टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 2√2। तो ये लिमिट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ 2√2 माइनस साइन 0। अब हमें पता है साइन 0 तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2√2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स पता है क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसके साथ में एक प्लस सी और लगा देते हैं। प्लस सी यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें हमारे पास क्या लगी हुई है, लिमिट्स लगी हुई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास कंसेप्ट होता है प्लस सी लगाने का, वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। जब हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, इनडेफिनेट होता है, तब हम प्लस सी लगाते हैं, वरना प्लस सी नहीं लगाते। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत सिंपल है। ये तो हमारे पास क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है। वैसे बेसिक में बताऊँ तो क्या हो जाएगा, इसे आप सेक एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे, इसे आप यहाँ पर 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे dx अपॉन, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। इसका जो इंटीग्रेशन है ना, वो कैसे करा जाता है, हम क्या करते हैं, सेक एक्स को एज इट इज़ लिखते हैं और दो टर्म्स यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सेक एक्स प्लस 10x को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप की जो बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, वहाँ पर लगभग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्लेलिस्ट है, इसमें टोटल 25 लेक्चर्स है और उनके अंदर 200 प्लस बेसिक हमारे पास क्या है, जनरल इंटीग्रल्स मैंने उसमें सॉल्व करवाए हैं। तो वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। टेलीग्राम पर इसकी भी पूरी पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है, लगभग 165 पेजेस की वो पीडीएफ है, जिसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिलेंगे। तो अगर आपको ये फार्मूला समझना है ना, और इसी के तरह के बेसिक फार्मूले समझने हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x, और यहाँ पर आ जाएगा dx, और डिवाइड में आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो इसे अगर आप t मानेंगे ना, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, dt ही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ln मॉड में सेक एक्स प्लस 10x और प्लस में c। ये हमारे पास हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। और आपको एक आइडेंटिटी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताई रखी है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो वो क्या होता है, जो सेक एक्स प्लस 10x होता है ना, ये सेक एक्स प्लस 10x, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये भी होती है जो मैं लिखने वाला हूँ, 10x/2 प्लस पाई/2 और प्लस के अंदर c। क्या होता है, ये जो वैल्यू है ना सेक एक्स प्लस 10x की, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती है, बराबर ही होती है, इसके बराबर होती है। ये हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ ले सकते हैं, ये भी सही फॉर्मूला है, या फिर आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ ले सकते हैं। दोनों फार्मूला हमारे पास क्या है, करेक्ट है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इजी लगे वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी देखो, दिखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा या फिर समझने में नहीं आ रहा होगा आपको कि इसे कैसे सॉल्व करें, पर ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ यहाँ पर हम लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से पाई/2, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे हम। ई की पावर में साइन एक्स भी एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर डी एक्स भी एज इट इज़ रहेगा। चेंज क्या होगा, डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और सेक एक्स वो कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे, 1/sin x। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो कॉस एक्स है ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व होके क्या बन गया अभी हमारे पास, मतलब सिंप्लीफाई होके बन गया, ई की पावर में साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, टी मान लेंगे किसे, साइन एक्स को। तो यहाँ पे हमारे पास डी टी की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स डी एक्स, और जो टी की लिमिट्स है वो जो हमारे पास है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो क्या बन जाएगी,
यहाँ पर साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, तो साइन ज़ीरो तो क्या होता है, ज़ीरो ही हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर लोअर लिमिट आ गई ज़ीरो। अब साइन पाई बाई टू, ये अपर लिमिट है एक्स की, वो यहाँ पे पुट करो तो ये होती है वन। तो साइन की टी की अपर लिमिट होगी वन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या है, टी। और यहाँ पर देखो कॉस एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। ये रहा कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी टी। अब ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी होता है। बस लोअर लिमिट हमें क्या लगानी है, ज़ीरो, और अपर लिमिट क्या लगानी है, वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर वन माइनस ई की पावर ज़ीरो। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा बस ओनली ई। क्यों, क्योंकि ई की पावर ई माइनस वन हो जाएगा। ई की पावर ज़ीरो तो क्या होता है हमारे पास, ये तो वन होता है, और ये क्या होता है, ई। तो ये हो गया ना ई माइनस वन। तो जो आंसर हमारे पास आया है वो क्या है, ई माइनस वन आया है। इसे मैं यहाँ से हटा के इस तरफ ही लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ई माइनस वन। ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखो पूरी स्क्रीन पर मैंने आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा दिया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन ये है, पहला फंक्शन है एक्स है, दूसरा लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, और लिमिट्स भी लगी हुई है 1 से ई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे क्या करेंगे हम लॉग एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं, तो जो एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ई की पावर टी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से हम टी की वैल्यू लिमिट्स निकालें, तो वो लिमिट्स कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पर क्या करोगे, लोअर लिमिट कितनी है वन, वो यहाँ पे पुट करो। तो लॉग ऑफ वन वो तो क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। तो टी की लोअर लिमिट आ गई ज़ीरो, और टी की अपर लिमिट यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ ई है, ई को यहाँ पे पुट करो, तो लॉग ई वो किसके बराबर होता है, वन के। तो इसकी अपर लिमिट आ गई वन। तो इंटीग्रेशन, और इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स वो क्या हो जाएगा, ई की पावर टी डी टी के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे ये लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या आ रहा है, एक्स। तो एक्स की जगह वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ई की पावर टी। तो ये हो गया ई की पावर टी। अब नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स तो किसके बराबर है, टी के बराबर ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, डी एक्स। तो डी एक्स की जगह क्या आएगा, ई की पावर टी डी टी। तो ई की पावर टी और डी टी। और रही बात अब किसकी, लिमिट्स की। तो लिमिट्स हमारे पास पता ही है, ज़ीरो से वन है। तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ हो जाएगा वन। तो लिमिट्स का ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं कि यहाँ पर आप लिमिट्स को बिना चेंज करे वन और ई लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। लिमिट्स क्या लगानी है आपको, ज़ीरो से वन। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे लिमिट्स, यहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे पहले। तो लोअर लिमिट कितनी है, वन। तो लॉग वन क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। और लॉग ई हमारे पास क्या होता है, वन होता है। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर ई की पावर टू टी डी टी। अब इसको मैंने सॉल्व करने का आपको एक सिंपल तरीका बताया था। सबसे पहले क्या करना है आपको, टी स्क्वायर को लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है। अब टी स्क्वायर जो है ना, उसी का यहाँ पर क्या लिखना है, डी बाई डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएशन करके लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा टू टी। फिर क्या करना है, प्लस लगाना है आपको। अब क्या करना है, इस टू टी का जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वो यहाँ पर लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली टू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ई की पावर टू टी है ना, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ई की पावर टू टी बाई टू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ई की पावर टू टी, और डिवाइड में एक और टू आ जाएगा, तो वो फोर बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर टू टी बाई एट बन जाएगा। और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। प्लस सी भी आएगा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा, तो वो लास्ट में हम क्या करेंगे, प्लस सी यहाँ पर हम लगा देंगे। तो आई होप आपको ये तक समझ में आया होगा। ये क्या है हमारे पास, क्या है, मल्टीपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी इसे कह सकते हैं आप। अब इसे सॉल्व करना है बस हमें। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टी स्क्वायर ई की पावर टू टी बाई टू माइनस टी ई की पावर टू टी बाई टू, और प्लस
ई की पावर 2t/4 और प्लस में c। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर अब कैलकुलेट करनी है। अब जो देखो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें कहीं पर भी t नहीं आ रहा था, t तो हमने क्या करा है सब्सटीट्यूशन यहाँ पर लिया है, तो t की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ समझो, t की जगह हम क्या लिखेंगे log x लिखेंगे, और जहाँ पर e की पावर t आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, t की जगह log x लिखेंगे तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और e की पावर t की जगह हम क्या लिखेंगे x, तो यहाँ पर एक x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, माइनस t की जगह क्या हो जाएगा log x, और e की पावर 2t की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, प्लस e की पावर 2t की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 और प्लस में c। इस तरह से ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें से जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उन्हें कॉमन ले लेंगे हम। दोस्तों एक हमने बहुत बड़ी एरर कर दी है इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास यहाँ पर देखो क्या कर रखा है, लिमिट्स लगा रखी है हमारे पास, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें यहाँ पर प्लस से हटाओ, ये सब चीज़ें हटाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। ये तो जब हमारे पास क्या होता है लिमिट्स नहीं होती तब हमें अप्लाई करना होता था। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पर वही टी की लिमिट्स हमें पुट करनी है 0 से 1। तो पहले हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, t इज टू 1। तो पहले यहाँ पर 1 पुट करेंगे हम, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 ई की पावर 2/4 प्लस 2e स्क्वायर बाई 8। ये वैल्यू तो आ गई कब, जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, और जब 0 पुट करेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखो जब 0 पुट करोगे ना, तो t की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 2/8 बचेगा ओनली, तो माइनस आ जाएगा 2/8। इसे आगे सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा ओनली 2 डिनोमिनेटर में, तो ये भी ई स्क्वायर बाई 2 बचेगा, प्लस इस 2 से ये 8 कटेगा तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और यहाँ पर भी 4 बचेगा। तो ई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4। अब क्या होगा, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो जो आंसर है हमारे पास फाइनल आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1/4। ये हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ई स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमने क्या करा एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करा, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पर हमने 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। और बस यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट्स है 0 से 1 तक है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, 1/, ये है 5 + 4√x + x। अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर मैं लिखूँगा dx, 1 × dx है, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं x को पहले आगे लिखूँगा प्लस 4√x और प्लस 5 लिखूँगा। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, 5 को x से इंटरचेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि आप एक ही बात है, उसे x को पहले लिखो या बाद में लिखो, है वो आ रहा तो साइन हमारे पास प्लस का ही है। अब इस तरह से लिख सकते हैं इसे। अब क्या करेंगे हम, जो √x है ना उसको क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। तो जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स नहीं लगी हुई है, तो ये सब्सटीट्यूशन में अब हमारे पास लिमिट्स का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर जो dx है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2t dt की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, बस यहाँ पर पुट करना है। तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास किस तरह ट्रांसफॉर्म होएगा, देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है dx, तो dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2t dt, ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो 2t dt डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 4√x और प्लस में 5। तो x की जगह तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t। यहाँ पर ये जो √x है इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। क्यों, क्योंकि √x और t तो बराबर है, और प्लस के अंदर 5 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन t dt डिवाइडेड बाय
टी स्क्वायर प्लस 4t और प्लस में 5। अब इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म हो गया या फिर सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इसे सॉल्व करना है हमें। ये भी एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पर करो, ये जो 2 है ना, इस 2 को यहाँ पे ना लिख के हम क्या कहते हैं, यहीं लिख देते हैं अंदर। ऐसा लिखने का फ़ायदा है, क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये क्या आता है हमारे पास, 2t+4 आता है। तो ये चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2t आ रहा है और यहाँ पर भी t² आ रहा है। तो इसका यूज़ कैसे लेंगे, ये हो जाएगा 2t+4 और -4 और बाकी dt डिवाइडेड बाय t² -4t सॉरी +4t+5। अब इसका इम्पोर्टेंट समझो, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा। सबसे पहले मैंने किया क्या, ये समझो। यहाँ पर 2t आ रहा था तो उस 2t को तो मैंने एज इट इज़ लिखा। मैंने एक 4 माइनस करा और एक 4 यहाँ पर प्लस करा, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा। तो एक 4 मैंने क्या करा, +4 कर दिया और -4 भी कर दिया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 2t+4 dt डिवाइडेड बाय t² + 4t+5 और माइनस में इंटीग्रेशन 4dt अपॉन t² +4t+5। इन्हें इंटीग्रेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो पहला इंटीग्रेशन है वो तो हो जाएगा ln mod t² +4t+5 और जो दूसरा इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे उसे, ये हो जाएगा dt, परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं जो परफेक्ट स्क्वायर इसका बनने वाला है वो क्या हो जाएगा। तो अगर आप ये क्वाड्रेटिक ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, थोड़ा सा इस चीज़ को मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। चेंज क्या करेंगे हम, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास कितना आ रहा है, -4। मतलब d हमारे पास क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है। तो जब d नेगेटिव आता है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आए तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसे करते हैं, उसका मैंने एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया था। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 तो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर लिख देंगे। जो होता है 2/√4 और tan इनवर्स, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा 2t+4 हो जाएगा और डिवाइड बाई करेंगे हम यहाँ पर √4 से, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट के नेगेटिव का वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 4 और इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। प्लस में एक c भी हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स्ट्रा। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड में t² +4t+5। अब क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। t² +4t+5 माइनस यहाँ क्या होगा, इस 2 से तो ये √4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी ये टर्म क्या होगा, इस 4 से मल्टीप्लाई होकर हम यहाँ पर लिख देंगे। इसमें भी क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो उससे क्या हो जाएगा, ये √4 डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट हो जाएगा। √4 की वैल्यू भी 2 ही होती है बस। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनल वो हो जाएगा 4 tan इनवर्स ऑफ t+2 और प्लस के अंदर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ओरिजिनली तो t हमारे पास था नहीं, तो t की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो t² तो x के बराबर है और t किसके बराबर है, √x के बराबर है। ये वैल्यू उसको यहाँ पे पुट कर दो आप। तो ln t² तो x है और t क्या है, √x है, वो यहाँ पर आ जाएगा -4 tan इनवर्स t किसके बराबर है, √x के बराबर है, +2 + c। तो ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हमें डायरेक्ट ये तो रिजल्ट पता है। a⁴x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, a⁴x/ln a प्लस में c। और अगर आप चाहें तो मैं डिफ्रेंशिएशन भी लिख देता हूँ, d/dx ऑफ a⁴x क्या होता है, वो होता है a⁴x × ln a। तो बेसिकली क्या होता है,
इसे इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा, और इससे इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अगर मैं और चीज़ लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं इसे हटा दूँ और इसके डिवाइड में ln a लगा दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ln a हट जाएगा। तो ये दो रिज़ल्ट है हमारे पास। तो ये तो आपको याद रखना है, ये तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रिज़ल्ट है। तो यहाँ से अगर इन रिज़ल्ट को हम यूज़ करके इसका आंसर निकालें, तो वो आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। वो हो जाएगा 2015 की पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2015 और प्लस में c। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये भी देखो हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है, लिमिट्स भी लगी हुई है और दो टर्म्स आ रहे हैं एक्स, एक तो न्यूमरेटर में एक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x-3 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसे क्या करना है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं दो मेथड्स आपको बताने वाला हूँ, और इस क्वेश्चन के ऊपर मैं स्टार मार्क भी लगा देता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेथड 1 आपको क्या करना है, डू इट योर सेल्फ, खुद से करना है। मेथड 1 में नहीं करवाने वाला। मेथड 1 में हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस का। पार्शियल फ्रैक्शंस का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म गिवन है वो क्या है, x अपॉन x-3 और x+5 का होल स्क्वायर। तो इसे क्या मान लेते हैं हम, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शंस इसका यूज़ करके हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a/x-3 प्लस b/x+5 प्लस c/x+5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a, b और c ये हमारे पास क्या है, फाइंड आउट कर लेंगे हम, और फिर क्या करेंगे, देन इंटीग्रेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइंड ABC एंड देन इंटीग्रेट। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, पहला मेथड, मैंने आपको समझाने के लिए बताया ही है। तो इस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, इसमें एक और मेथड है हमारे पास M2, मैं लिख देता हूँ मेथड 2। ये थोड़ा लंबा मेथड है, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ही एक लॉन्ग मेथड, इसे आंसर मे बी शायद आपको बहुत दिक्कत हो समझने में। क्यों, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट मेथड नहीं होने वाला है हमारे पास। अरे यहाँ पर भी मैंने मेथड 2 लिख दिया, मेथड 1 लिखना था। ये है मेथड 1 जो हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो इस क्वेश्चन का अब हम मेथड 2 देखते हैं। तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन को वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। क्वेश्चन 2 को मैं वापस लिख देता हूँ, क्वेश्चन 9 है सॉरी ये। तो हमारे पास एक बार जो इंटीग्रेशन है वो हमें कहाँ से क्या करना है, 0 से 2 इंटीग्रेट करना है, x dx डिवाइडेड बाय x-3 x+5 का होल स्क्वायर। तो इसे मैं क्या इंटीग्रेट करना है। तो आई होप आप मेथड 1 मैं कह रहा हूँ आप ट्राई कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर मेथड 2 भी एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग बढ़ेगी मैथमेटिक्स के अंदर की, किस तरह से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर हमारे पास आंसर नहीं आ रहा हो, एक मेथड नहीं आ रहा हो, तो दूसरे मेथड से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ है ना, हम एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाले हैं जो अगर आप इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ही आपको समझ में आएगा कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में आता है। इस पैटर्न के जो इंटीग्रेशन है, इस पैटर्न के जितने भी इंटीग्रेशन अगर आपके पास बनते हो, तो आपको यही सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ करना चाहिए। x+5 को हम पुट कर देते हैं सेक थीटा। सेक थीटा भी ना पुट करके 8 सेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे हम इसके अंदर। अब सेक थीटा तक तो आप सोच सकते हैं, पर 8 सेक स्क्वायर थीटा ये सोचने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब ऐसा मैंने क्यों करा है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो क्या हो जाएगी, 8 सेक स्क्वायर थीटा -5 हो जाएगी।
तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो क्या हो जाएगा 8 सेक स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा, और -5 तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू होगी 16 सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा, और यहाँ पर एक डी थीटा भी आएगा डी थीटा। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो क्या टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये रही। उसके अलावा डी एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली। एक्स प्लस 5 को तो हमने क्या माना है 8 सेक थीटा, एक्स -3, तो यहाँ पर एक्स -3 की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने -3 लगाया तो यहाँ पर भी -3 लगा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 8 सेक स्क्वायर थीटा -8 हो जाएगा। तो इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो x -3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ है हमारे पास। सबसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, और उसके अलावा ये हमारे पास क्या होगी सेकंड इक्वेशन, ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन, और ये होगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। उसके अलावा हमारे पास क्या करनी है, अब लिमिट्स भी तो हमें पुट करनी है। तो सबसे पहले अगर हमें लिमिट्स पुट करनी है तो वो देखो कैसे पुट करेंगे हम। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, अगर आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे ना, ये 0 और 2 यहाँ पर, तो हमारे पास थीटा की जो लिमिट्स हैं वो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है वो अब किस में चेंज हो गया, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सारा ये जो वैल्यूज सॉल्व करेंगे, और फिर जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, वापस सब्सटीट्यूशन पुट करेंगे, और फिर उसे एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक्स की ये ही लिमिट्स हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, अब मैं यहाँ पर देखो लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, ताकि हम क्या करेंगे लास्ट में इसे एक्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे 8 सेक स्क्वायर थीटा -5, तो ये हो जाएगा 8 सेक स्क्वायर थीटा -5। एक बार मैं आपको पहले फिर से बता देता हूँ कि ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, मेथड 2, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मेथड है, ये इजी है नहीं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो आपको क्या करना है, ये मेथड 1 अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिंपल आप पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके, इनको सिर्फ इंटीग्रेट करके आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। वापस आते हैं हमारे पास इस मेथड के ऊपर। तो अभी तक हमने कुछ नहीं करा, बस ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज़ करा है, और ये सारी वैल्यूज़ जो 1 3 और 4 जो इक्वेशन है 1 2 3 4, ये हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 8 सेक स्क्वायर थीटा -5। आगे पुट करते हैं डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, ये वाली इक्वेशन, सॉरी डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे ये थर्ड इक्वेशन, ये जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 16 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो 16 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा और डी थीटा। ये वैल्यू आ गई। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन हमारे पास गिवन है। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास x -3, तो x -3 की वैल्यू यहाँ पर देखो ये रही, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये क्या है 8 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जो टर्म बचा हुआ है वो क्या है x + 5 का होल स्क्वायर, तो वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो x + 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू सेक की पावर 4, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 64 सेक की पावर 4 थीटा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करो अगर आप, तो देखो किस तरह से सिंप्लीफाई होगा ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 8 से ये 16 कैंसिल होगा कितनी बार 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 64 था, यहाँ हो जाएगा 32 हमारे पास। तो ये टर्म तो हमारे पास कैंसिल हो गए, 8 64 और 16, और बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 32। तो वो तो कांस्टेंट है, उसे हम क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगे वो क्या होंगे, सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है यहाँ पर, तो उससे क्या हो जाएगा, ये पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचेगा एक सेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे टर्म कैंसिल आउट करके लिखते हैं। सबसे पहले ये 8 तो हट गया, ये 16 और 64 कैंसिल आउट हो गए। टेन स्क्वायर थीटा से ये टेन थीटा कैंसिल आउट होगा, तो एक नीचे टेन थीटा बचेगा डिनोमिनेटर में। तो पहले उसे लिख देते हैं हम डिनोमिनेटर में। यहाँ आ जाएगा एक टेन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी एक। उसके बाद ये 64 तो कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ सेक की पावर 4 आ रहा है और यहाँ सेक स्क्वायर, तो इससे जब कैंसिल आउट होगा तो डिनोमिनेटर में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो उसे भी हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में देखो क्या हो गया, ये टर्म तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, किससे, इन दोनों से। तो बचा क्या हमारे पास न्यूमरेटर में, एक तो डी थीटा और एक ये वाला टर्म 8 सेक स्क्वायर थीटा -5। तो 8 सेक स्क्वायर थीटा -5 और डी थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करना भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, उससे पहले क्या करेंगे 8 के नीचे लिखेंगे और फिर उसके बाद 5 के नीचे लिखेंगे और अलग अलग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/32 स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 8 सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डी थीटा भी आएगा एक, डिवाइडेड बाय टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस इंटीग्रेशन 5 डी थीटा अपॉन टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये टेन थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा 1/32 और 8 इंटीग्रेशन, 8 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा कॉट थीटा डी थीटा -5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। और इस इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉट थीटा का तो इंटीग्रेशन हमें पता है वो कितना होता है, डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, उसकी वैल्यू होती है ln मॉड में साइन थीटा और -5। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा लिखेंगे। जो ऊपर न्यूमरेटर में है ना पावर 3 आ रही है, उसे हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक पावर 2 में और एक पावर 1 में, तो ये 3 ही बन जाएगा हमारे पास। और डिनोमिनेटर में साइन थीटा एज इट इज़ इक्वल में। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम सबसे पहले। कौन सा ब्रैकेट, ये वाला। तो 8 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/4 ln मॉड साइन थीटा -5/32 और इंटीग्रेशन। अब क्या होगा यहाँ पर, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/4 ln मॉड साइन थीटा -5/32 और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 - यू स्क्वायर और डी यू अपॉन यू। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यू किसे मान लिया हमने साइन थीटा को, तो 1 - यू स्क्वायर क्या हो गया, ये कॉस थीटा के बराबर हो गया, और डी यू क्या हो गया, जो डी यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, मतलब साइन थीटा की जगह यू, साइन स्क्वायर थीटा की जगह यू, कॉस थीटा डी यू बन गया, और ये 1 - यू स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर इस वैल्यू को मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, बस ये दो चीज़ हमारे पास काम की है। तो इसे इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, वापस से देखते हैं। ये हो जाएगा 1, बाकी के सारे टर्म एज इट इज़ लिखेंगे 1/4 ln मॉड साइन थीटा -5/32। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले 1/u हो जाएगा ये, तो 1/u का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln u माइनस
यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस यू स्क्वायर से यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक यू बचेगा, यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2। और अब यहाँ पर प्लस सी लगा देंगे हम फाइनली लास्ट के अंदर। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, बस ये जो u है ना इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर u पर और यहाँ पर। तो u कितना है हमारे पास, साइन थीटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ln मॉड साइन थीटा माइनस 5/32 ln मॉड ऑफ साइन थीटा। आप मॉड लगा भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की वैसे, पर मुझे आदत है तो यहाँ पर आप मॉड लगा भी सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा टर्म साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस में सी। तो इसमें लिमिट्स लगी हुई थी ना हमारे पास, तो हमें लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो प्लस सी यहाँ पर हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है। ये वैल्यू आ गई। अब इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स देखो, इसमें ln साइन थीटा हो रहा है, ln मॉड साइन थीटा आ रहा है। तो इसे कॉमन ले लेंगे हम और 1/4 क्या बचेगा, 1/4 माइनस 5/32। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 3/32 ln मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस प्लस 5/64 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ओरिजिनली तो देखो हमारे पास क्या है वैल्यू थी, हमारे पास जो सेक स्क्वायर थीटा था वो ये था। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम वापस से लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 5/8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, पहले तो यहाँ तक हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे मान लो स्टार। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी, तो जो हमने इक्वेशन यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा था, उससे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, x + 5/8। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो कैसे हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो वो हो जाएगा 8/x + 5 हो जाएगी। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो हमारे पास कितनी होती है, 1 - 8/x + 5 हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा x + 5 - 8/x + 5। तो ये हो जाएगा x - 3/x + 5। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, रूट में x - 3/x + 5। अब ऑब्वियसली एक बात है, यहाँ पर एक चीज़ समझना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, पर ये तो स्क्वायर है, इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या ज़ीरो। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, तभी तो इसका रूट हमारे पास क्या होगा, डिफाइंड होना चाहिए। तो ये वैल्यू या तो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और होगी ये इस केस के अंदर। अब क्या करेंगे हम, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो जो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पर देखो आप ध्यान से, साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को, ये जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बस हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। तो जो ऊपर हमारे पास आंसर आया था वो देखो मैंने यहाँ पर एक बार वापस से लिख लिया है, यहाँ पर दिख रहा होगा 3/32 ln मॉड साइन थीटा प्लस 5/64 साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ था, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, बस ये जो हम साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब इसको यहाँ पर पुट करेंगे और इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो जो आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, 3/32 ln ऑफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट में x - 3/x + 5 प्लस 5/64 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, x - 3/x + 5। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ अगर हम यहाँ पे यूज़ करें
तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है ना पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ x-3/x+5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और फिर 1/2 को मैं आगे लिख सकता हूँ लॉगरिथम में। तो ये हो जाएगा 3/64। अब ये चीज़ समझ लेना, ये जो 32 है वो कैसे 64 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ का रूट कैंसिल आउट करने के बाद। अब यहाँ पर मॉड लगाना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि रूट से बाहर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो मॉड लगेगा उसके ऊपर। 5/64 और x-3/x+5, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। पर अभी भी पूरा आंसर नहीं आया हमारे पास। हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो क्वेश्चन था ना, देखो ये लगभग 3 पेज का क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लिमिट्स दे रखी थी ना, वो क्या थी, एक्स की। हमारे पास जो एक्स की लिमिट्स थी वो क्या थी, 0 से 2 थी। किसकी लिमिट्स, एक्स की। तो यहाँ पर अभी हमें वो लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेगी, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे 2 पुट करो, तो 3/64 ln मॉड में 2 - 3/2 + 5 + 5/64, और यहाँ पर ओनली नॉर्मल ब्रैकेट आएगा, यहाँ मॉड नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मॉड लगा हुआ है और यहाँ पर मॉड नहीं लगा हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको आंसर गलत आएगा। यहाँ हो जाएगा 2 + 5, और माइनस करेंगे हम क्या, लोअर लिमिट, तो वो हो जाएगा 3/64। अब लोअर लिमिट में यहाँ 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, तो बचा क्या मॉड में 3/5। तो ln मॉड में लगाने की ज़रूरत नहीं, उसे डायरेक्ट 3/5 लिख देते हैं हम। और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या होगा, देखो इस 5 से तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, -3/64। अब जब इसमें लोअर लिमिट आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -3/64। तो यहाँ हो जाएगा -3/64। अब इसे बस हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3/64 ln, ये हो जाएगा 1/7, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5/64 × 7 -3/64 ln 3/5 और -3/64। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, यहाँ 64 आ रहा है और उसके मल्टीप्लाई में 7 आ रहा है, यहाँ ओनली 64 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक एक्स्ट्रा 7 लगा देता हूँ और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 7 लगा देता हूँ। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर ये दोनों चीज़ कॉमन आ रही है, देखो 3/64 है और 3/64 है, दोनों को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 3/64 ln हो जाएगा। अब लॉगरिथम में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ये वाला टर्म और माइनस का साइन और ये वाला टर्म। अब लॉगरिथम में जब माइनस आता है तो क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1/7 डिवाइडेड बाई 3/5, ये बड़ा ब्रैकेट है इस तरह से, और क्या हो जाएगा माइनस। एक और छोटा सा एरर है, जब हम लोअर लिमिट माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार यहाँ से माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 21 - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16/64 × 7। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी, +16/67, तो ये हो जाएगा 1/28। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी 1/28। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 × 7 28, और प्लस के अंदर 3/64 ln ऑफ 5/ ये बन जाएगा 21। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है। पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत जल्दी आ जाता, पर मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया ताकि इन फ्यूचर कभी आप इसी के सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप
अगर पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो रहा तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लगभग ये 3 पेज का सोल्यूशन है। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, तो ये पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरे पेज के एंड में ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ और लगा सकते हो आप। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, पावर -1 लगा के इन दोनों को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। और फिर वो -1 जो है ना, यहाँ जो -1 आएगा उसको यहाँ आगे ला सकते हो, तो उससे ये जो माइनस साइन है ना ये प्लस में हो जाएगा। तो बेसिकली इसे आप यहाँ पे प्लस कर दो और इन दोनों को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। तो ये हो जाएगा 21, यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये भी सही है, या फिर ये वाला तो सही है ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऑलरेडी हमारे पास लगभग ये 55 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो थोड़े अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, हम टी किसे एज्यूम कर लेते हैं, 1 + log x को यहाँ टी एज्यूम कर लेते हैं। तो जो डी टी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, dx/x हो जाएगी। डी टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, dx/x। तो ये दो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन हमारे पास log ऑफ टी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टी। कैसे आ गया, 1 + log x, तो ये तो क्या हो गया, टी में कन्वर्ट हो गया। और ये जो dx/x बचेगा ये क्या हो जाएगा, डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो log t dt बन जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन हमें पता है ये क्या होता है, t log t और -t और प्लस में c आता है। तो बस अब हमें यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करनी है। तो t हमारे पास कितना है, 1 + log x। तो 1 + log x और log ऑफ 1 + log x -t। तो -t कितना हो जाएगा, -1 - log x और प्लस में c। अब इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये पूरा एक टर्म है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या होगा, ये जो 1 है ना ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और ये log x भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं log ऑफ 1 + log x और प्लस में log x log ऑफ 1 + log x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -log x और प्लस में c डबल डैश। ये c डबल डैश क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो -1 है ना ये इस c के साथ मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेगा, c डबल डैश। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ log x आ रहा है और यहाँ पर भी log x आ रहा है। तो इन दोनों log x को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। log ऑफ 1 + log x और प्लस में log x को मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो बचा क्या, log ऑफ 1 + log x -1 और प्लस में c डबल डैश। तो ये एक सिंप्लीफाइड इसका आंसर है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो ऊपर जो हमने सॉल्व करा था वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आंसर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। दोनों आंसर इक्वल ही है, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या करा है, सिंप्लीफाई करा है। बस इसमें क्या करना है, इस -1 को और इस c को मिला के एक नया कांस्टेंट बना देना, c डबल डैश। ये एक चीज़ काम करना है आपको एक। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास रूट में cosec x आ रहा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x लिखता हूँ, -sin x ऑलरेडी है यहाँ पर एक dx। तो इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी रूट में 1 - sin² x और रूट में यहाँ पर हो जाएगा एक sin x और यहाँ पर dx। अब अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो बन जाएगा cos x dx अपॉन ये बन जाएगा रूट में sin x। अब क्या करेंगे, हम इसमें सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। लेट रूट ऑफ sin x, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो sin x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, t² हो जाएगी। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x dx ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2t dt। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2t dt हो जाएगी। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर cos x dx की जगह तो क्या हो जाएगा,
2t dt हो जाएगा, और यहाँ पर रूट साइन एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, dt बाय टी, तो ये हो जाएगा ln मॉड t प्लस में c, और क्योंकि t है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स, तो ln, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर एरर कर दिया हमने वैल्यू पुट करने में, यह ध्यान से देखना। जो cos dx है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2t dt आ रही है। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है देखो, रूट साइन एक्स, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, t, तो यहाँ आ जाएगा t। अब क्या होगा, इस t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dt, वो हो जाएगा 2t और प्लस में c। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू है वो 2 रूट साइन एक्स और प्लस में c, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ आपको दिख रहा होगा पूरा इसका सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक फार्मूला का क्वेश्चन है ये। ऐसे फार्मूला क्लास 11 और 12 मतलब क्लास 12 में पढ़ाए जाते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका एक बार मैं फॉर्मेट आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ किस टाइप का है ये इंटीग्रेशन है हमारे पास dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास किस पैटर्न में होता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ln मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। तो सेम केस हम क्या लगा देते हैं, इसके अंदर अप्लाई करें अगर हम रिजल्ट, तो यहाँ बस हमारे पास ए की जगह हमें क्या लगाना है, 5 लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा ln मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस में सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। अब चाहे तो आप यहाँ पर 5 स्क्वायर लिखें या इसके जगह 25 भी लिख सकते हैं, वैल्यू तो दोनों की सेम ही होती है। तो हमारे पास ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क लगा लेना। इस क्वेश्चन को देखकर कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक चीज़ ध्यान देना, इस पर लिमिट्स लगी हुई है हमारे पास, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। तो लेट हम क्या करेंगे, log x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो t की अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट यहाँ कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, लोअर लिमिट कितनी है 2, तो वो यहाँ पे पुट करो। तो t की लोअर लिमिट हो जाएगी log ऑफ 2, लोअर लिमिट हो जाएगी log 2, और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, ये जो e है उसको यहाँ पे पुट करो। तो log ऑफ e तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपर लिमिट 1। उसके बाद x की वैल्यू अगर हम लिखें तो वो कितनी हो जाएगी, e की पावर t, और dx कितना हो जाएगा, e की पावर t dt। ये सारी वैल्यूज़ हो जाएगी। या फिर ये ना करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दिख रहा है हमें कि यहाँ डिनोमिनेटर में एक x और dx आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं dt की वैल्यू डायरेक्टली लिखूँ तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। ये दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो लिमिट्स चेंज करते हैं, लिमिट्स हैं log 2 से लेके 1 तक की। उसके बाद log x तो क्या है t, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर -1 अपॉन, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये जो dx और ये x है ये दोनों मिल के किसके बराबर हो जाएंगे, dt के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर -1 dt डिवाइडेड बाय, अब ये x तो कैंसिल आउट हो गया, बचा ये log x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो वो किस तरह से हो जाएगा, log 1 dt माइनस इंटीग्रेशन dt बाय टी स्क्वायर, और ये वही लिमिट log 2 से 1 तक की। तो इसका जो इंटीग्रेशन है इसका तो हो जाएगा 1 माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा हमारे पास, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t, और इसके ऊपर लिमिट लगेगी हमारे पास कहाँ से, log 2 से लेके 1 तक की। तो इस माइनस साइन को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस log 2
और ये 1/t आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1 माइनस 1/log 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस log 2 माइनस 1/log 2। और अगर एलसीएम लें इसमें हम तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा हमारे पास, log 2 वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में बचेगा हमारे पास माइनस log 2 का होल स्क्वायर। या फिर इसे मैं एक बार नीचे ही लिख देता हूँ, इस पूरे पार्ट को यहाँ ना लिख के मैं क्या करता हूँ नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा नीचे log 2, न्यूमरेटर में बन जाएगा माइनस log 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 log 2 और -1। तो ये होगा हमारे पास क्या इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और अगर आप चाहें इसमें तो क्या कर सकते हैं, एक माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन लेने के बाद log 2 -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 2। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें एलजेब्रा यूज़ करके, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करके आप इस टाइप से भी इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ पहले ही। ये किसके बराबर है, e की पावर 3x, आर्क 10x का मतलब होता है tan इनवर्स e की पावर x और यहाँ पर dx। इसे क्या करना है हमें इंटीग्रेट। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, e की पावर x प्लस c ये होता है हमारे पास। तो मतलब e की पावर x का जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो सेम होता है। तो इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ कैसे लेंगे, देखो मैं यहाँ e की पावर 2x लिखता हूँ, मतलब यहाँ देखो पावर कितनी थी 3x थी। तो इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, e की पावर 2x प्लस x, और फिर उसे कैसे लिख सकता हूँ e की पावर 2x इंटू e की पावर x, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इस e की पावर x को मैं अलग लिखूँगा, इसे अलग लिखूँगा, ये इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स e की पावर x, और अब जो यहाँ से जो दूसरा e की पावर x हमने एक अलग करा था उसको मैं अलग लिख देता हूँ, वो हो जाएगा e की पावर x dx। यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ ज़रूर लगा सकते हो आप यहाँ पर tan इनवर्स x के ऊपर। अब क्या करेंगे हम, लेट e की पावर x को हम क्या कर लेते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं। तो जो e की पावर x dx की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, dt आ जाएगी। तो इन दोनों को जब आप पुट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास किस तरह चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में लिमिट्स है नहीं हमारे पास, तो उसकी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो e की पावर x तो क्या बन जाएगा हमारे पास t, तो यहाँ पर बन जाएगा t का स्क्वायर, टी स्क्वायर टाइप आ जाएगा, और tan इनवर्स t बन जाएगा tan इनवर्स t, और e की पावर x dx ये बन जाएगा dt। तो इसका हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे हम, इसमें हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड फंक्शन। तो tan इनवर्स t ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और किसका, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जाएगा t³/3 माइनस इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से वही इंटीग्रेशन आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा t³/3 और dt। अब इसे इंटीग्रेट करना है, ये तो हमारे पास ये जो टर्म है ना स्टार्टिंग वाला, ये तो हमारे पास ओनली वैल्यू आ गई। इसे क्या करना है, वो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हमें। तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे हम, माइनस का साइन, इसमें क्या करेंगे 1/3 तो कांस्टेंट है उसे हम बाहर लिख दे देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, न्यूमरेटर में एक t³ बनेगा। अब इस t³ को हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि वो
कुछ कुछ 1+t² के इक्वल ही आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे 1+t²। अब 1+t² को t बनाना है तो यहाँ पर एक t मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब एक t मल्टीप्लाई करो तो एक t माइनस भी करना पड़ेगा। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा 1+t²। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसको ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, t, तो इस t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये t इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, एक t³, वो रहा ये t³। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ यहाँ पर सेम चलता रहेगा, tan इनवर्स t, और यहाँ पर t³/3। तो t³/3 इसको इस तरह से a×b b×a के बराबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं शायद इसे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t dt और प्लस 1/3 इंटीग्रेशन t dt अपॉन 1+t²। तो अब यहाँ पर तक वैल्यू आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँगा, मतलब ये जो सिंप्लीफाई करा है अभी तक इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और फाइनल आंसर इसमें हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसे जब सिंप्लीफाई आप करोगे इंटीग्रेशन सॉल्व करके, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आई होप आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा -t²/6 और -1/6 ln ऑफ 1+t²। अब हमें क्या करना है, बस t² की जगह प्लस में c भी लगा देते हैं। अब ओरिजिनली तो t हमारे पास था नहीं, यहाँ पर देखो t आ रहा है सब जगह, तो t ओरिजिनली तो था नहीं, ओरिजिनली तो हमारे पास ओनली x के टर्म्स थे। तो ये जो t है ना, वो e⁻x की जगह हम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और x की जगह आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ln t भी लिख सकते हैं। सॉरी, t की जगह क्या लिखना है हमें, बस हमें e⁻x लिखना है अब यहाँ पे हमें। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, t की जगह e⁻x लिखना है, तो ये हो जाएगा e⁻3x/3 tan इनवर्स e⁻x माइनस e⁻2x/6 -1/6 ln 1+e⁻2x और प्लस में c। तो यही है हमारे पास इस वाले इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन इसमें यूज़ हो रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार सबसे पहले हम इस फंक्शन की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, या फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को समझो। सबसे पहले जो x है हमारे पास, वो अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसे क्या मान लेंगे हम। यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर एक dx भी आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, fx किसे एज्यूम कर लेता हूँ, mod ऑफ x - 1 अपॉन mod ऑफ x - 2 प्लस mod ऑफ x - 3। तो ये चीज़ आ गई। अब x हमारे पास 0 से 1 है, तो जो f ऑफ x है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव होगा। सेम चीज़ डिनोमिनेटर के साथ होगी, और सेम चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर का जो दूसरा मॉड्यूलस है उसके साथ होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वैल्यू x - 1 2x - 5। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो इसी तरह से आप जो f(x) है उसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगी हमारे पास, उसका जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, x - 1 -x + 2, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये -x + 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा x - 1 अपॉन -2x - 5 के बराबर। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो जो x अगर हमारा बिलोंग करेगा 2 से 3 के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी f(x) की, वो हो जाएगी, जो न्यूमरेटर है वो तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा,
एक्स माइनस टू वाला टर्म भी पॉजिटिव होगा, ये टर्म नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन के बराबर ही हो जाएगा ये। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका वो होगा एक्स बिलोंग टू 3 से लेके 4 तक का। तो इसमें जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास, सारा पार्ट इसके अंदर पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन 2x माइनस 5। अब ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई फंक्शंस की। तो हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी नहीं चलते। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास 1 से लेके 4 तक का, सॉरी 0 से 4 तक का, जो मॉड ऑफ x माइनस वन डी एक्स अपॉन मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहले 0 से 1, तो 0 से 1 जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो ये रहा x माइनस वन अपॉन 2x माइनस 5, तो x माइनस वन अपॉन 2x माइनस 5 डी एक्स। थोड़ा इसे शायद छोटा लिखना चाहिए मुझे, और प्लस के अंदर जो इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 2 तक का जो इंटीग्रेशन है, उसमें फंक्शन की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। तो इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, और माइनस साइन मैं ऊपर लगा देता हूँ, तो एक्स माइनस वन अपॉन 2x माइनस 5 लिखा जा सकता है। और उस माइनस को भी अगर मैं यहाँ से प्लस हटा दूँ, तो यहाँ पर माइनस कर देता हूँ मैं, तो यही फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन 2x माइनस 5 और यहाँ पर dx, और प्लस का साइन अब यहाँ पर, अब 2 से 3 हम फंक्शन देखेंगे, तो 2 से 3 में फंक्शन की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, x माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन डी एक्स, और प्लस का साइन लगाएंगे हम, प्लस का साइन, और इंटीग्रेशन अब कहाँ से आएगा, 3 से लेके 4 ऑनवर्ड्स तक, तो वहाँ पर भी फंक्शन हमारे पास सेम है, x माइनस वन 2x माइनस 5 और डी एक्स, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे पास आ गया, ये इंटीग्रेशन हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन चारों पार्ट्स को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इन चारों पार्ट्स को इंटीग्रेट करने से पहले देखो एक चीज़ समझो, ये जो इंटीग्रेशन है ना ये वाला, इसे तो बहुत इजीली इंटीग्रेट करा जा सकता है। कैसे हो जाएगा वो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2 से 3 तक का। रही बात यहाँ पर देखो, इन इंटीग्रेशन में फंक्शन हमारे पास सेम है, तो मैं एक जनरल इंटीग्रेशन बना देता हूँ। यहाँ तक तो अब एक लाइन बना देते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, जनरल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन है हमारे पास क्या, x माइनस वन अपॉन 2x माइनस 5, इसको हम एक बार इंटीग्रेट करके देखते हैं कि ये जो हमारे पास है इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। अब ऊपर भी एक लीनियर फंक्शन है और नीचे भी एक लीनियर फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर है ना जो लीनियर फंक्शन है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2x माइनस 5 मैंने लिखा, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पर मैंने 2x माइनस 5 लिखा, मतलब x का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2। अब इस कोफिशिएंट 2 को 1 बनाने के लिए मुझे हाफ करना पड़ेगा, तो ये जब हाफ क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x अब बन जाएगा हमारे पास, लेकिन -5/2 भी बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। यहाँ आ रहा है कितना है, -5/2, तो इसमें +3/2 करना पड़ेगा हमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी +3/2। इस तरह से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख देंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज ही रहेगा 2x माइनस 5। बस अब क्या करना है हमारे पास, बस जो इंटीग्रेशन है उसे सेपरेट कर लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dx बाई 2x माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा x/2 प्लस 3/2
पहले तो ln 2x-5 आ जाएगा और 2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3/4 आ जाएगा, और एक प्लस c भी लगा लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम। तो ये इतना पार्ट तो हमारे पास समझाने के लिए लिखा था मैंने, यहाँ पर मैं लाइन बना देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है ना, इसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे उसको भी ध्यान से समझ लेना आप एक बार। तो ये जो फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन हमने एफ एक्स एज्यूम करा है ना उसे, तो एफ एक्स डी एक्स 0 से 4 वो किसके बराबर हो जाएगा, x/2 प्लस 3/4 ln 2x-5। इस पर जो लिमिट्स हमारे पास लगेगी वो क्या हो जाएगा, x=0 से लेके x=1। सबसे पहले हमारे पास यही लिमिट है 0 से 1। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर माइनस आएगा। सेम चीज़ वही x/2 प्लस 3/4 ln ऑफ 2x-5, और इसके ऊपर लिमिट लगेगी x=1 से x=2, 1 से लेकर 2 तक की लिमिट्स यहाँ पर लगेगी। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये तो हो जाएगा हमारे पास x²/2 माइनस एक्स, तो प्लस x²/2 माइनस एक्स, इस पर लिमिट लगेगी हमारे पास x=2 से लेके 3, और फिर वापस से प्लस x/2 प्लस 3/4 ln ऑफ 2x-5, और यहाँ लिमिट लगेगी 3 से लेके 4 तक की। अब ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कैसे आएगा, इसमें हम एक एक लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है वो पुट करेंगे x की वैल्यू 1 को, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2-5। एक और चीज़ यहाँ पर मॉड लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर देखो हमने मॉड नहीं लगाया, इसके अंदर भी यहाँ पर मोड आएगा और यहाँ पर भी मोड आएगा, यहाँ पर 5 भी इरेज हो गया, यहाँ पर भी मोड वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी। तो यहाँ मोड आएगा, यहाँ पर भी मॉड्यूलस फंक्शन आएगा, और यहाँ पर भी मॉड्यूलस फंक्शन आएगा। ऊपर हमने शायद नहीं लगाया, ऊपर तो हमने इंटीग्रेट नहीं करा, यहाँ पर लगाना चाहिए था हमें मोड इस जगह पर। क्योंकि ये रिजल्ट ही तो हम यहाँ पर काम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये मोड फंक्शन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3/4 ln 3 माइनस, जब लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, ये 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा ln 3/4 ln 5 हो जाएगा, 3/4 ln 5, और फिर -1 नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यहाँ पर आप लिमिट 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2 प्लस 3/4 ln 3। नेक्स्ट जब आप लिमिट पुट करोगे इसके अंदर, यहाँ पर जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी +2 प्लस 3/4 ln 3 माइनस 3/2 प्लस 9/2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2। एक चीज़ ध्यान से समझना, मैंने जो है ना ये जो लिमिट्स मैंने लिखी है ना, ये वाली, ये इसकी लिमिट्स है, और यहाँ पर जो लिमिट्स लिखी हुई है उसकी लिमिट्स यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप लिमिट्स पुट करने के बाद ये सोल्व करोगे ना, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा 2 प्लस 9/4 ln 3 माइनस 3/4 ln 5। ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको समझना है ये ऐसे कैसे आया, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 1/2 यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 1/2 हमारे पास,
यहाँ पे एक बार इन टर्म्स को ध्यान से समझना। मैं एक बार रेड पेन से क्रॉस कर रहा हूँ, देखो +2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 और ये प्लस का 1/2, इससे क्या होगा, ये माइनस का 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो टर्म्स हमारे पास बचे, कौन कौन से बचे, एक यहाँ पर प्लस का 2 बचा हुआ है, तो उससे क्या होगा, ये देखो प्लस के 2 से ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 बचेगी एक वैल्यू। और ये जो टर्म है हमारे पास 9/2 से अगर 3/2 को कैंसिल आउट करोगे तो क्या टर्म हमारे पास बचेगा, माइनस का 6/2, सॉरी माइनस का 6/2 नहीं बचेगा यहाँ पर, प्लस का, क्योंकि 9/2 प्लस का है हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा 6/2। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और 3 - 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये 2 बन जाएगा, तो वही 2 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 3/4 ln3, 3/4 ln3 और 3/4 ln3, तो ये बन जाएगा 9/4 ln3, और ये 3/4 ln5, ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास लिमिट्स है, ये पुट करने पर आंसर आ जाता है हमारे पास। तो एक बार ये सारे जो मैंने क्रॉस बनाए इन्हें हटा देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग ये अभी तक 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है अभी तक, और हमें अभी भी हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर भी मैं स्टार मार्क लगाना चाहूँगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, और इसका जो पीरियड है वो किसके बराबर है हमारे पास, पाई के बराबर है। इसका जो पीरियडिक फंक्शन है, सॉरी π/4 है इसका पीरियड हमारे पास कितना है, π/4 है। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है हमारे पास, वो हमारे पास कहाँ से है, 0 से 2π तक की है। तो 0 से 2π तक की, और इसका पीरियड कितना है, π/4 है। इसका मतलब ये जो है ना, 4 बार इसका पीरियड कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, π/4 से π/4, पहले π/2। दोस्तों छोटा सा एक करेक्शन करना, इसका पीरियड π/4 नहीं होता, π/2 होता है। π/2 की साइकिल पे इसकी जो पैटर्न बनता है, मतलब इसका जो कर्व बनता है वो पैटर्न रिपीट करता है, तो इसका पीरियड हमारे पास π/2 होता है। पर जो साइकिल है हमारे पास, जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो 0 से 2π तक की है। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हम क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स लिख सकते हैं 0 से π/2 dx बाय साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। तो ये पहला स्टेप है हमारे पास, इसे ध्यान से समझना। हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, उसे एक पीरियड तक हम इसे लिख सकते हैं, और फिर उसे हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि पीरियड इसका हमारे पास π/2 है, तो मतलब जो 0 से π/2 तक का जो कर्व बनेगा वही हमारे पास क्या होगा, π/2 से पाई तक का होगा, और फिर आगे का भी वो कर्व होगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से π/2 को, तो वो किसके बराबर होगा, 0 से 2π तक के बराबर ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका पीरियड हमारे पास π/2 है। अब आगे से सॉल्व करते हैं। अब यह 4 तो आ गया हमारे पास, पर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी भी इस इंटीग्रेशन को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे। अब इस फंक्शन में एक चीज़ समझना, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आप इसका डिवाइड करोगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की इसमें आइडेंटिटीज यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 इसकी लिमिट है, तो ये हो जाएगा dx बाय cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन की पावर 4x अपॉन, सॉरी एक और यहाँ पर एरर कर दी मैंने, cos स्क्वायर एक्स से ना करके हम cos की पावर 4x से करते हैं, यहाँ पावर 4 लगा देते हैं, यहाँ पर भी पावर 4 लगा लेना, cos की पावर 4x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन की पावर 4x बाय cos की पावर 4x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में cos की पावर 4x बाय cos की पावर 4x हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन
0 से π/2 sec की पावर 4x dx हो जाएगा और डिवाइडेड बाय tan की पावर 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये sec और tan में कन्वर्ट हो चुका है इंटीग्रेशन हमारे पास। अब इसमें और भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम अप्लाई कर सकते हैं। 0 से π/2। अब ये जो sec की पावर 4 आ रहा है ना, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ मैं। एक sec स्क्वायर तो उसे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और दूसरा sec स्क्वायर एक्स एज इट इज़ रहने देता हूँ। और डिनोमिनेटर में वही tan की पावर 4 x प्लस 1 एज इट इज़ लिखता हूँ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लेट tan x जो है उसे हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो इससे जो t की जो लिमिट्स है ना वो पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो 0 पुट करो इसमें, तो tan 0 तो 0 होता है हमारे पास, तो t की वैल्यू 0 आ गई। tan π/2 हमारे पास कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ के t की लिमिट्स होगी इन्फिनिटी। और अगर हम यहाँ से sec डिफ्रेंशिएशन करें तो sec स्क्वायर एक्स dx वो क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर जो लोअर लिमिट है 0 वो तो हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। अपर लिमिट π/2 जब यहाँ पुट करोगे तो वो क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। तो 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस tan x तो t है तो ये t स्क्वायर, और ये जो sec स्क्वायर एक्स dx है ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो टर्म क्या आ रहा है, 1 प्लस मतलब tan की पावर x tan x की पावर 4 प्लस 1 आ रहा है, और tan x किसके बराबर है, t के बराबर है। तो इसे मैं t की पावर 4 ना लेके 1 प्लस t की पावर 4 लिख देता हूँ, मतलब एक ही बात है वो। आप इसे चाहे इस तरफ लिखो या इसे इस तरफ लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अभी भी ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसे क्या करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पर। 0 से मैंने इन्फिनिटी का टर्म यहाँ पर लगाया, मैंने क्या करा, टी स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर। मतलब इस टी स्क्वायर को यहाँ पे जब आप टी स्क्वायर डिवाइड करोगे ना तो ये तो 1 बच जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। और 1/t स्क्वायर, यहाँ का जो 1/t स्क्वायर है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। बाकी dt एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, और डिवाइड में भी मुझे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा ये टर्म। तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। टी स्क्वायर से तो डिवाइड करा है हमने। आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस साइड यहाँ पर एलसीएम लेके अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो ये टर्म है ना हमारे पास, यही आपके पास आ जाएगा। अब ऐसा करने का हमारे पास देखो फ़ायदा क्या हुआ है। थोड़ा एक सेकंड में पेज ऐड कर लेता हूँ इसमें यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अब एक बार इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, कुछ हम ऐसा डिनोमिनेटर में बना सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बना सकते हैं, कैसे लिखेंगे उसे ध्यान से देखना। 0 से इन्फिनिटी लिमिट तो एज इट इज़ रहेगी, न्यूमरेटर भी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। चेंजेस हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। तो देखो डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख रहा हूँ, t माइनस 1/t का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो पहला टर्म तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, वो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ रहा है। दूसरा क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो वो भी लिखा हुआ रहा है। तीसरा टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। उसको काउंटर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, +2 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो बेसिकली करना क्या है आपको, अगर आप इस चीज़ को एक्सपेंड करोगे ना तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये और ये हमारे आपके पास क्या है, दोनों इक्वल है ये। तो मैंने क्या करा, इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या हो गया, देखो अब हम एक और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू टी माइनस 1/t। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म बना है ना t माइनस 1/t, इसको हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो जो du की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 प्लस 1/t स्क्वायर
डी टी बन जाएगी। तो ये तो हो गई हमारे पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो 1+1/t² dt, तो 1+1/t² dt ये सेकंड इक्वेशन है, तो ये तो क्या हो जाएगा du, तो ये तो हो गया हमारे पास du। और रही बात ये टर्म की, तो इसमें यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना 1t-1/t, तो ये किसके बराबर है, u के, तो ये हो जाएगा u² + 2 du। पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब u की लिमिट्स भी तो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो लिमिट्स इसमें अप्लाई करो, तो जब लिमिट्स फाइंड आउट करोगे आप, तो लिमिट्स फाइंड आउट करोगे तो u की अपर लिमिट निकालनी है और हमें लोअर लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले लोअर लिमिट निकालते हैं। लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो यहाँ आप 0 पुट करोगे तो ये तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ जब आप 0 पुट करोगे ना तो -1/0 क्या हो जाता है हमारे पास, -∞ हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर लिमिट हो जाएगी -∞। तो लोअर लिमिट तो हो गई इसकी -∞। सिमिलरली अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, इन्फिनिटी, वो यहाँ पुट करोगे तो इन्फिनिटी -1/∞, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी -0 = इन्फिनिटी। तो मतलब अपर लिमिट भी इसकी कितनी होगी, मतलब लोअर लिमिट होगी -∞, अपर लिमिट होगी +∞। तो अब ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन -∞ से +∞, -∞ से +∞, यहाँ पर न्यूमरेटर में तो बन गया du, डिनोमिनेटर में बन गया u² + 2। तो +2 को मैं क्या लिख देता हूँ, √2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये जो +2 आ रहा है ना, ये +2, इसको मैंने कैसे लिख दिया, √2 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स ये बन जाएगा हमारे पास 1/√2 tan इनवर्स u/√2, और इसकी जो हमारे पास लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेगी अब हमें इसके ऊपर। तो वो लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे हम, इस पर लिमिट्स अप्लाई करने पड़ेंगे -∞ से +∞। तो 4/√2 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स -∞, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/√2 tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है हमारे पास, π/2 होता है, माइनस tan इनवर्स -∞ होता है -π/2, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर इस 4 से √2 से इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 2√2, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, 2π और √2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना सा है, 2π√2। मतलब ये छोटा सा नहीं है, पर ये हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, इसलिए इसका आंसर एक हमारे पास पर्टिकुलर नंबर आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसे खुद भी ट्राई करेंगे, 1-2 बार सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो पीरियड है वो हमारे पास कितना है, π/2 है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसे मैं ज़्यादा टफ तो नहीं कहूँगा, पर ये मैं कह सकता हूँ एवरेज और डिफ़िकल्टी लेवल के बीच में कहीं पर ये क्वेश्चन हमारे पास लाई कर सकता है। आप इसे एवरेज भी समझ सकते हैं, एवरेज डिफ़िकल्टी क्वेश्चन है ये। तो इसका सोल्यूशन अब हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करो, लेट जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है ना 1 - e⁻x, इसे हम क्या लेते हैं, t मान लेते हैं। तो जब इसे t मान लिया हमने, तो इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे हम, t की वैल्यू से हम क्या करेंगे, e⁻x निकालते हैं। तो e⁻x की अगर वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो हो जाएगी 1 - t। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो। और अगर यहाँ से अगर हम अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें dt की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे dt की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगी, -e⁻x dx हो जाएगी, -e⁻x dx। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है। सेकंड इक्वेशन से भी वैसे यही रिजल्ट आएगा, आप प्लस माइनस को इंटरचेंज कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम,
डी टी की वैल्यू को अगर हम लिखूँ माइनस ई की पावर एक्स कितना है हमारे पास 1 माइनस टी और यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग सेकेंड। इक्वेशन भी लिख देता हूँ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। तो डी टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डी टी -1/1 माइनस टी डी एक्स। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस माइनस को अगर हटाना चाहूँ, इस माइनस को हटाना चाहूँ तो डिनोमिनेटर में t-1 करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ t-1 डी एक्स। और इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। तो ये सारी इक्वेशंस को अगर हम यूज़ करें इस इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी 1 + e की पावर x। तो 1 + e की पावर x कितना हो जाएगा, तो इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस टी डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास dt/t-1। और उसके अलावा यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो वो तो किसके बराबर है टी के बराबर है, तो यहाँ पर एक टी लिख देते हैं। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शंस इसमें कैसे अप्लाई होगा। पार्शियल फ्रैक्शंस इसमें अप्लाई करने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/t-1 और -2/t। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शंस की इनफ प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आप खुद भी लिखा जा सकता है, आप खुद भी लिख सकते हैं। तो देखो हमें कैसे सोचना है ये चीज़, हमें 2 - t बनाना है और इन दोनों का यूज़ करके बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, अगर t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। या फिर आप वही मेथड यूज़ कर सकते हो a/t और प्लस में b/t-1 और उसको किसी इक्वेट कर दो 2 - t अपॉन वो जो भी टर्म आएगा उससे a और b कैलकुलेट कर लो। तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। अब इन्हें इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/t-1 और -2 इंटीग्रेशन dt/t। तो ये तो हो जाएगा ln mod t-1 -2 ln mod t और प्लस में c हो जाएगा हमारे पास। अब बेसिकली इसमें हमें करना कुछ नहीं है, अब t की वैल्यू पुट करनी है। तो t हमारे पास कितना था, ये रहा 1 - e की पावर x। t की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है 1 - e की पावर x, तो वो यहाँ पे पुट कर दो। तो ln mod 1 - e की पावर x -1 -2 ln mod 1 - e की पावर x और प्लस में c। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें इससे तो ये हो जाएगा ln mod ऑफ e की पावर -x, तो कितना हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा ln e की पावर x। और यहाँ पर बाकी के टर्म एज इट इज़ -2 ln mod 1 - e की पावर x और प्लस में c। और ये जो टर्म है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x आगे आ जाएगा और ln ही तो 1 होता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा x -2 ln mod 1 - e की पावर x और प्लस में c। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, हमें 10 की पावर जो 4 है ना उसे 2 10² की पावर में ब्रेक कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक पावर को एज इट इज़ रहने देंगे, एक पावर को एज इट इज़ रहने देंगे 10² x, और जो दूसरी पावर है उसे हम क्या लिख देंगे sec² x -1 और dx। तो जब हम इसे सेपरेट करेंगे पावर्स को तो ये हो जाएगा 10² x इंटू sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन 10² x dx। अब इस चीज़ को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इस इंटीग्रेशन को एज इट इज़ लिखते हैं हम 10² x sec² x dx और माइनस फिर से वही यहाँ पर हम वो आइडेंटिटी लगा देते हैं sec² x dx और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में एक dx।
तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाइए, ये वाली जो आइडेंटिटी हमने लगाई है ना tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू, वही हमने वापस यहाँ पर अप्लाई करी है। तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बाहर माइनस आ रहा था तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है ना वो यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर मैं tan x को t मानूँ तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, इसे t मानूँ तो ये जो हमारे पास टर्म है ये क्या लिखा हुआ है dt, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और t तो हमारे पास क्या है tan x, तो tan स्क्वायर x बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और ये हो जाएगा प्लस एक्स और प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ समझना, गलती कर दी हमने थोड़ी सी, इसको मैं अगर t मान लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा dt, तो इसका आंसर हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आएगा वो यहाँ पर टी की पावर 2 ना आके टी की पावर 3 आएगा, टी की पावर 3x बाई 3 माइनस tan x और प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम साइन एक्स को ऐसे लिख देते हैं और tan स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। अब इनको क्या कर लेते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं। तो साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, साइन एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो कितना होता है माइनस का cos एक्स होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो cos एक्स को अगर मैं t मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस डी टी बन जाएगा। तो ये माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर बन गया, और प्लस में cos एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें, तो माइनस ये बन जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस cos एक्स, और प्लस में c यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इसे अगर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो ये हो जाएगा 1/t प्लस cos एक्स प्लस c, और t हमने किसे एज्यूम करा था, यहाँ से देखो t हमारे पास क्या था cos एक्स ही था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ t = cos एक्स, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर पास हमें क्या करना है, cos एक्स लिखना है, तो 1/cos एक्स प्लस cos एक्स और प्लस में c। तो ये हो गया हमारे पास इस 19th क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी एक आपको ये पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो का, इस लेक्चर का ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, 1/2 यहाँ पर लगाओ और इंटीग्रेशन, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर मैं 2x + 2 लगा देता हूँ, और dx, और डिवाइडेड के अंदर डिवीजन में वो जो फंक्शन हमें गिवन है x² + 2x + 3। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन गिवन है ना उसे t मान लो, तो वह x² + 2x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो dt की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 2x + 2 और dx हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा 1/2 हो जाएगा, ये तो न्यूमरेटर में तो dt बचेगा, डिनोमिनेटर में ओनली t बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ln mod t और प्लस c, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे 1/2 ln। अब t की वैल्यू जो है हमारे पास, यहाँ t आ रहा है तो t की वैल्यू ये है हमारे पास, तो वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब तो मोड में x² + 2x + 3 और प्लस में c, तो ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। और क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो d है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मॉड्यूलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसमें नॉर्मल ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं।
तो ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में सोल्व करे, लगभग 2 घंटे में हमने 20 क्वेश्चन सोल्व करे। तो कई क्वेश्चन मैंने डिटेल में सोल्व करवाए हैं, और जो बड़े क्वेश्चन थे वो डिटेल में, मतलब सारे क्वेश्चन ही डिटेल में सोल्व करवाए हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन मैंने जल्दी करवाए, छोटे क्वेश्चन में कम टाइम लगा है, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, मैंने डिटेल में सोल्व करवाए हैं। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि ये देखो, ये जो PDF मैंने बनाई है लगभग 20 क्वेश्चन की, ये आपको एज इट इज़ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको, मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं ये सारी PDFs। उसके अलावा एक और PDF है, वहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस करवाए थे, वो फॉर्मूले भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्लेलिस्ट है हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसमें 200+ इस तरह के जो फार्मूला होता है हमारे पास, जनरल फार्मूला, वो मैंने डेराइव करवाए हैं, तो वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो वो प्ले लिस्ट में 25+ लेक्चर, 25 लेक्चर से अराउंड, 25+ तो नहीं है शायद, एग्जैक्टली 25 लेक्चर्स ही हैं, वो सारे लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए और ये PDF डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये PDF। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये हमारे पास ईयर 2015 के क्वेश्चंस के सोल्यूशन थे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 2016 के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं सारे ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, 2012 से लेके 2025 तक के, मतलब रिसेंटली लास्ट ईयर तक के सारे क्वेश्चंस के हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ये PDF भी आप डाउनलोड करके ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।